नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस से पहले भारतीय जनता पार्टी भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। अब कांग्रेस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बंगाल को बचाए नाम से मैनिफेस्टो जारी किया है। आगे बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि फिर गलती ना करे, फूल को ना चुने। बंगाल कांग्रेस की चीफ और बरहामपुर से सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। बता दें कि 8 जुलाई को बंगाल में पंचायत चुनाव होना है। 11 जुलाई को चुनाव के नतीजे आएंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर सहारनपुर के देवबंद में बुधवार शाम को कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में गोली चंद्रशेखर की पीठ को छूती हुई निकल गई। फिलहाल वह खतरे से बाहर है और उन्हें जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं पुलिस ने हमलावरों की कार बरामद कर 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। केंद्र में बीजेपी के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 30 जून अलग अलग तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी नेता लोगों के बीच जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने बीजेपी सरकार के 9 साल के काम गिनाए। वहीं यूसीसी पर 13 जुलाई तक इंतजार करने की बात कही गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 9 साल में बेमिसाल काम हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि 2014 से पहले कोई योजनाएं नहीं थी, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद 100 से ज्यादा योजनाएं आई है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, डीबीटी का इस्तेमाल हुआ है। फर्जी पेंशन को कम करते हुए उसे आधार से लिंक किया गया है। पहले मकान बनाने के लिए इंदिरा आवास योजना थी, जिसमें 43,000 रुपए मिलते थे और तमाम तरह की समस्याएं थी। मोदी के पीएम बनने के बाद उन्हें बदल दिया गया है और इसे पीएम आवास योजना का नाम दिया गया है। इसमें 43,000 रुपए को बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया है और फिर राज्य सरकार के सहयोग से लोगों को 2.5 लाख रुपए मिलने लगे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल को मंजूरी मिल गई। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा भेजे गए फेरबदल की प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही आतिशी को वित्त और राजस्व विभाग की भी जिम्मेदारी मिल गई है। उपराज्यपाल के कार्यालय से जानकारी दी गई कि उन्होंने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि उपराज्यपाल दफ्तर से कैबिनेट मंत्रियों के विभागों के फेरबदल की फाइल अभी तक उन्हें नहीं मिली है। 4 दिन से फाइल उपराज्यपाल के पास है। राजस्थान में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां आने वाली है। सीएम गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य में पशु परिचारक के कुल 5,934 पदों को भरा जाएगा। ये पद सीधी भर्ती प्रक्रिया के जरिए भेजी जाएगी। वहीं राज्य में कई जिलों में जल्दी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विभाग भी खोले जाएंगे। इस पर भी सीएम ने स्वीकृति दे दी है। मणिपुर और पंजाब में हाल ही में इंटरनेट शटडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था को $1.9 बिलियन के नुकसान की आशंका है। विदेशी निवेश में लगभग $118 मिलियन का नुकसान हुआ है। लगभग 21,268 नौकरियां चली गई है। बात गुरुवार को यह रिपोर्ट में कही गई है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक उपकरण के रूप में भारत में इंटरनेट शटडाउन का नियमित उपयोग जारी है। इस साल अब तक 16% शटडाउन हुआ है। नेट लॉस कैलकुलेटर के अनुसार यह इस साल दुनिया में सबसे अधिक में से एक है। बिहार में किसान सिर्फ आम, अमरूद, लीची और हरी सब्जियां ही नहीं उगाते बल्कि चाय की खेती भी करते हैं। अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिले में किसान बड़े स्तर पर चाय की खेती करते हैं। खास बात यह है कि राज्य सरकार चाय की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित भी करती है। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने चाय की खेती करने वाले किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए बम्पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने इकाई लगाते भी तय कर दी है। गौतम अडानी अब मुकेश अंबानी को बड़ी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप ने मुकेश अंबानी के मात देने के लिए गैस सेक्टर में 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला लिया है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों के लिए सीएनजी की रिटेल बिक्री और घरों एवं इंडस्ट्रीज के पाइप के जरिए गैस पहुँचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर अगले 10 सालों में 18 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक रुपये का निवेश किया जाएगा। मानसून की दस्तक के साथ ही धान की फार्मिंग शुरू हो गई है। सभी राज्यों में किसान अलग अलग किस्म के धान की खेती कर रहे हैं। कोई मंसूरी धान की खेती करे तो कोई अनामिका की, लेकिन बासमती की बात ही अलग है। अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसान बासमती की खेती करना चाहते तो आज हम उनको कुछ ऐसे खास किसानों के बारे में जानकारी देंगे जिससे बम्पर पैदावार मिलेगी। खास बात यह है कि इन किस्मों को कृषि वैज्ञानिकों ने अलग अलग राज्यों के मौसम को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ ही एक बार फिर से मंत्री परिषद में संभावित फेरबदल की अटकलें तेज हो गई है। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद मंत्री परिषद की बैठक की खबरें सामने आई है, जिसके बाद मंत्री परिषद फेरबदल की संभावनाएं जताने जाने लगी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति पर भाजपा या कांग्रेस की सहायता करने के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस किसी भी पार्टी की ए या बी टीम नहीं है। केसीआर महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता भागीरथ मलके को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि देश में 100% इथेनॉल से चलने वाले वाहन अगस्त में लॉन्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगस्त में मैं इथेनॉल पर 100% चलने वाले वाहन लॉन्च करूंगा। बजाज, टीवीएस और हीरो ने 100% इथेनॉल पर चलने वाली मोटरसाइकिल बनाई है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने बुधवार को कहा कि प्रीडेटर ड्रोन सशस्त्र सेनाओं की क्षमताओं को बढ़ाएगा। सेना इसकी खरीद को लेकर उत्सुक है। इन ड्रोनों का संचालन भारतीय नौसेना करती रही। ये हेल वर्ग में आती है। हमने महसूस किया कि बेहतर निगरानी और समुद्री क्षेत्र में पहुंच बढ़ाने के लिए इनकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमने इनमें से 2 को नवंबर 2020 से रिलीज किया था, तब से संचालन कर रहे हैं। सेना इससे मिलने वाले फायदे और बढ़त को जानती है। यह बड़े क्षेत्र पर निगरानी में मदद कर सकती है। हम अभी जिसका उपयोग कर रहे हैं उसकी क्षमता निकट भविष्य में खरीदे जाने वाले उपकरणों की तुलना में काफी कम है। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह ने गुरुवार को कहा कि राज्य के लोगों का विश्वास बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। गुरुवार को डिप्टी सीएम टीएस सिंह ने देवरायपुर पहुंचे हैं, जहां बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री पद पर रोकने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर नहीं दबाव डाला था। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होना जरूरी, हमारी मुख्यमंत्री जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि 2018 में हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंह ने डिप्टी सीएम बनने के बाद अब कांग्रेस हाईकमान राजस्थान को लेकर फैसला करने की तैयारी में है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की भी चुनाव से पहले खींचतान मिटाने के फार्मूले पर काम लगभग पूरा हो चुका। अब सचिन पायलट को पद देकर मुख्य धारा में लाने की तैयारी चल रही। पायलट के सियासी पुनर्वास पर कई दौरे की चर्चा हो चुकी है। इसके लिए 3 विकल्पों पर विचार चल रहा। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे से लौटने के बाद हाईकमान कदम आगे बढ़ाएगा। हमारे पास की तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनका हम अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड और पैन कार्ड ही है। ऐसे डॉक्यूमेंट है जो लगभग हर जगह इस्तेमाल होते हैं। केंद्र सरकार ने इन दोनों ही डॉक्यूमेंट को लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट लिंक नहीं है तो आपके पास सिर्फ 1 दिन का समय बचा है। अगर आप दोनों को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। आपको बता दें कि आप 30 जून तक 2023 तक अभी 100 रुपये फाइनल देकर पैन आधार को लिंक करा सकते हैं, लेकिन कल के बाद आप चाहकर भी दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं कर पाएंगे। महाविकास अघाड़ी के तीनों राजनीतिक दल आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का दावा कर रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर शुरू है। तीनों दलों के नेता अपनी अपनी सीट पहचानने में जुट गए हैं। अशोक चौहान, जो कि पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बुधवार को अजित पवार से मिलने उनके सरकारी निवास स्थान देवगिरी पहुंचे थे। इन दोनों नेताओं में तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत का दौर चला है। विपक्षी एकता की कवायद के बीच विपक्षी दलों की अहम बैठक 13 और 14 जुलाई को होगी। शरद पवार ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि विपक्ष की अगली बैठक बेंगलुरु में होगी। इस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बताया कि बैठक में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर मंथन किया जाएगा। इससे पहले कहा जा रहा था कि बैठक 10 या 12 जुलाई को होगी। इतना ही नहीं, बैठक के लिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को चुना गया था। वहीं बीच में बैठक की शिमला की जगह जयपुर में आयोजित किए जाने की खबर भी सामने आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए गए संशोधन के बाद पूरे देश में इस संबंध पर बहस छिड़ गई है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का इस मुद्दे पर गुरुवार को बयान आया है। मेघवाल से जब यूसीसी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत के लॉ कमीशन ने इस सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया है। 13 जुलाई आखिरी तारीख है, तब तक इंतजार करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ ही बारिश ने कहर बरपना शुरू कर दिया है। बीते 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। अब तक भूस्खलन और बाढ़ की वजह से 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बारिश के कारण कई रास्ते बंद पड़े हैं तो कई रास्तों पर लंबे जाम। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिना भेदभाव केंद्र और राज्य की योजनाओं को हर तबके तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। पीएम मोदी के सबका साथ सबका विश्वास के मिशन को साकार करते हुए योगी सरकार के नेतृत्व में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से प्रदेश में पहला किडनी ट्रांसप्लांट सफलता के साथ संपन्न किया गया है। इस किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए मेरठ जनपद के 28 वर्षीय नाजिश को ईद के मौके पर नया जीवन मिला है। बारिश के सीजन में इस बार टमाटर की कीमतें आसमान पर पहुंच गई है। इस साल लगातार हो रही बारिश की वजह से सब्जियों के भाव में कई गुना बढ़ गए हैं। इस हफ्ते लखनऊ में टमाटर की कीमतें 130 रुपये प्रति किलो के लेवल पर पहुंच गई है। इसके अलावा कोची में अदरक 230 रुपये प्रति किलो और हरी मिर्च का भाव भी 150 रुपये प्रति किलो के पार निकल गया है। इसके अलावा चेन्नई समेत कई शहरों में सब्जियों का भाव 60 रुपये प्रति किलो से लेकर 80 रुपये प्रति किलो के बीच पहुँच गए हैं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।